अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद खान एंड यू ऑल वेलकम ऑन आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल सोच बदलो बाय एमएके। आज का लेक्चर जो है वो उस टॉपिक के बारे में है जिस टॉपिक को जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ इस तरह समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर के फिज़िक्स का पेपर और उसकी सुबह जब आप पेपर की सुबह आप जाते हैं तो दो दोस्त आपस में मिलते हैं, तो पहला दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि हाँ भाई सुना कैसी तैयारी है, तो दूसरा दोस्त जो है वो आगे से कहता है यार इक्वेशन और मोशन को छोड़ कर ना बाकी फिट है। तो अब इक्वेशन बंदा पूछे कि इक्वेशन और मोशन को छोड़ के जो तुमने तैयारी की है पीछे रह क्या गया। तो इक्वेशन और मोशन को स्टूडेंट्स इतना मुश्किल क्यों समझते हैं या इसको एक पहाड़ जैसा क्यों समझते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, तो उसकी जो रीजंस है वो सारी की सारी मैं आज डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। इस लेक्चर को देखने के बाद मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप जो है इक्वेशन और मोशन को बिल्कुल एज अ पीस ऑफ केक जो है वो आप समझेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त है कि शर्त है 3 दफ़ा बोला है ये कि अगर आपने वीडियो को स्किप करके या आगे करके देखा तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपने जो शर्त है वो कौन सी शर्त पूरी करनी कि वीडियो को फुल देखना है। हाँ, आप ये है कि आप वो सेटिंग में जाके स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दो, यानी कि मैं तेज़ से बोलना शुरू हुई हूँ, स्पीड बढ़ा दो, लेकिन वीडियो को आपने फुल देखना है। वीडियो को स्किप करके या काट के देखा तो फिर समझ में नहीं आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कि आप चैनल पर न्यू हैं और आप पहली दफ़ा इस वीडियो पर आ रहे हैं तो मुझे नहीं पता, उंगली मारो या पंजाब सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक हो जाना चाहिए और साथ साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो ताकि आपको फ्यूचर में भी आने वाले इस तरह के लेक्चर्स मिलते जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, अब किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर कि हमें उसका इंट्रोडक्शन पता हो, यानी कि उसका जो तारुफ है वो हमें बुनियादी पता हो, तो हमारे लिए टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ में आ जाती है। मतलब ये कि आप किसी भी टॉपिक को देखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में होता क्या है। सबसे पहले ये बुनियादी बात है। तो मैंने जो है ये फेडरल बोर्ड के टेक्स्ट बुक के अल्फाज उठाए हैं, स्टैंडर्ड बुक है एक। अगर आपको कोई भी बुक है इट डजेंट मैटर, आप इस वीडियो को फुल देखो, इंशाल्लाह इक्वेशन और मोशन आपके क्लियर हो जाएंगे ग्राफिकल मेथड से जो हम करेंगे। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि these are 3 basic equations of motion for bodies moving with uniform acceleration। अगर के कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, मतलब ये कि अगर के कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है तो उसके साथ साथ जो है जो टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड होती हैं या उसका जो जर्नी है या जो उसका मोशन है वो हमारे पास होगा। तो वो मोशन जो है वो हम किससे बता सकते हैं, वो हम 3 बेसिक इक्वेशन से बता सकते हैं। मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं किन की मदद से, इन इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से। तो अगर कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं तो हमारे पास वो जो यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसकी जर्नी के बारे में जान सकते हैं, हमारे पास उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ सकती है। लेकिन शर्त यह है कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं सर अगर कि कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हो तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं? नहीं भी नहीं, नो नहीं, यहाँ पर नेवर आएगा, बिल्कुल नहीं। तो आपके लिए जो पहली कंडीशन है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, आपके पास जो है एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अच्छा जी, these equations relate initial velocity, ये अब पढ़ने वाली बात है, ये मैं इसको लिख देता हूँ 1। These equations relate initial velocity, final velocity, acceleration, ठीक है, और टाइम और डिस्टेंस। आपके जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं ये आपके पास ये 5 चीज़ों को आपस में रिलेट करती है, मतलब उनका ताल्लुक बनाती है, कनेक्शन बनाती है। अब आपका ताल्लुक जो है आपके दोस्त के साथ क्या है, दोस्ती का ताल्लुक है, ठीक है। आपका ताल्लुक अपने भाई के साथ, भाई का ताल्लुक है, बहन के साथ, बहन का ताल्लुक है। तो ये जो रिलेशन है इनका भी आपस में रिलेशन है। तो ये रिलेशन जो जोड़ती हैं, ये कौन जोड़ती हैं? ये इक्वेशन ऑफ मोशन जोड़ती हैं। तो हमारे पास 5 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट लिया उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी जहां पर ऑब्जेक्ट रुक गया उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैंने लेक्चर बताए में पढ़ाए में तफसील से, डिस्क्रिप्शन में जाओ, भागो पहले जाके, अगर के एक्सेलरेशन का लेक्चर नहीं देखा पहले जाके भागो जाके, अगर के लेक्चर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का लेक्चर नहीं देखा तो जाके देखो पहले लेक्चर, और अगर देखा है तो फिर आगे हम जाते हैं। एक्सेलरेशन, ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन भी कोरिलेट करती है। टाइम जो कि बहुत ज़रूरी है, वक्त तो गुजर रहा होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट कोई मूव करता है तो वक्त तो साथ वक्त को गुजर रहा होता है, तो हम कह सकते हैं। और साथ साथ जो है डिस्टेंस,
मतलब ये कि जब कि एक ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये हमारे पास 5 क्वांटिटीज़ को या 5 टर्मिनोलॉजीज़ को आपस में लिंक करता है, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का एक मतलब है, वो मैं आगे जाके बता दूँ कि हम इसको एक ही लेंगे, ठीक है। कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। तो ये हमारे पास जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 5 ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको आपस में ये इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट करती हैं। अच्छा जी, टू सिंप्लीफाई द डेरिवेशन ऑफ दीज इक्वेशंस वी एज्यूम दैट द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर कि हमने इस इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है या इनकी जो डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशंस क्या होती हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास जो है डेरिवेशन का मतलब समझ लो। डेरिवेशन अक्सर ये एफएससी मैथमेटिक्स में बड़ी तफसील से पढ़ोगे जाके, अगर किसी ने मैथ्स पढ़ी तो डी/dx। डेरिवेशन का मतलब ये होता है कि एक बड़ा पत्थर है, ठीक है, उस बड़े पत्थर को तुम तोड़ रहे हो। इस बड़े पत्थर को जो है तुम तोड़ रहे हो, यार क्या तंग कर रहे हो, क्या तंग कर रहे हो। आज ये पहली दफ़ा लेक्चर में हो रहा है कि ये तंग करें। एक बड़ा पत्थर है, सॉरी, एक बड़ा पत्थर है और उस बड़े पत्थर को तुम तोड़ के छोटे छोटे पत्थर में वो कर रहे हो। तो तुमने क्या किया कि तुमने डेरिवेशन की उस बड़े पत्थर की। तो एक आपके पास जो है ये कंडीशन होगी, आप उसकी कंडीशन की मदद से आप ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं 5 टर्मिनोलॉजी, इनको आप आपस में लिंक करके डेरिवेशन करोगे और आपके पास जो है ये डेरिवेशन जो है इन इक्वेशंस की जो है वो हमें करने के लिए क्या करना होगा कि जब आप डेरिवेशन करोगे इन इक्वेशंस की तो हमें ये एज्यूम करना होगा। एज्यूम का मतलब ये कि हमें ये सपोज करना होगा कि ये जो मोशन हो रहा है ये स्ट्रेट लाइन है। मतलब ये कि अगर के मेरी कार जा रही है, मेरी बाइक जा रही है या मेरी साइकिल जा रही है, जो कुछ भी जा रहा है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन है। स्ट्रेट लाइन में मोशन कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो मतलब कि उसमें जो है कोई चेंजिंग वगैरह नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है। अब जिन जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर देखे वो तो नीचे कमेंट्स में हाथ उठा देना कि हाँ सर हमने आपके सारे लेक्चर देखे। जिसने सारे लेक्चर देखे नीचे लाजमी कमेंट करेंगे, मुझे पता चले कि हाँ भाई मेरे कौन से स्टूडेंट्स रेगुलर और कौन से स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं है, तो लाजमी कमेंट कर देना, ठीक है। तो अगर के एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो हम कह सकते हैं कि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे तो स्पीड एंड वेलोसिटी भी इक्वल होंगे। मतलब ये कि आपके पास उसमें फ़र्क ख़त्म हो जाता है। मैंने ये तफसील से बताया था उधर। तो स्ट्रेट लाइन में जब कभी भी मोशन होता है तो उसमें जो है हमारे पास यहाँ पर ये डेरिवेशन करना जो है वो आसान हो जाएगा। सिंपल ये है कि हमने बस एक एजम्पशन ली है कि जो हमारा मोशन है वो स्ट्रेट लाइन हो रहा है। अच्छा जी, हेंस वी कंसिडर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। तो हमने जो है इसकी जो डेरिवेशन करनी है उस डेरिवेशन के लिए जो है हमारे पास जो इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटीज़ का मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। जिस वक्त हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पर भी हम देख लेंगे। हम कहेंगे कि हमारे पास जो है ये लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर की है और 5 मीटर का मैं मिसाल दे रहा हूँ। 5 जो है वो एक क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व करना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में बेसिकली आपने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन को रिलेट करना है। तो मैंने क्या सीखा इस पूरे कहानी से, इस पूरी सिनेरियो से, क्या मैंने एक अखज़ करी बात, ये अखज़ करी कि मेरे पास अगर के इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, टाइम और एक्सेलरेशन जो होता है, इनको जो रिलेट करने का जो एक मेथड है उसको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन अब मेरे ख्याल से आपको कभी नहीं भूलेगा। आपने याद रखना है कि टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, एक्सेलरेशन। तो ये 5 जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं ये जो आपके पास हैं, ये आपके पास जो है आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन देती हैं। तो ये सिंपल से डिस्कशन है। तो चलते हैं अब इसके मज़ीद मतलब कि ग्राफ की तरफ, और पहले जाकर सबसे पहले ग्राफ बनाना सीखते हैं। ओके बच्चों, अब हम अपने मेन मुद्दे पर आ गए हैं या फिर अपने मेन पॉइंट पर आ गए हैं, जहाँ पर जो ग्राफ ड्रा करना, जो कि एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत मुश्किल काम समझा जाता है। जो समझते हैं कि इस ग्राफ को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या फिर नामुमकिन ही क्या समझ लेते हैं कि यार हम इसको नहीं बना सकते। तो इसको बनाने के लिए जो ये स्टेप्स हैं ये मैं आपको बताऊंगा, तो ये आपने याद रखने हैं। तो अगर कि मैं ये अल्फाज हैं जिनका सहारा लूँगा और इन अल्फाज के सहारे में एक ग्राफ को बनाऊंगा, तो ये जो अल्फाज हैं आपके दिमाग में इंशाल्लाह वो कहते हैं फीड हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में
इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है। मतलब जैसे उसने स्टार्ट लिया, रेस्ट से स्टार्ट लिया, तो उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी हुई और वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। किसके साथ? विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल यार, एक गाड़ी ली तुमने, ठीक है, गाड़ी ली और तुम गाड़ी में को लेकर एक सीधे रोड पर निकल गए। गाड़ी से याद आया यार कि एक इंडियन सॉन्ग भी था इस पर, और मैं निकला गड्डी लेके, और ये इस तरह ना अक्षय कुमार का। खैर पॉइंट पर आते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ये ना समझे कि ओ सर हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं आप, गाने सिखा रहे हैं, ओ माय गॉड। तो पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से बताया। अब एक आपका ऑब्जेक्ट है या आप खुद हैं, वो आप एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो विद इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ, और आपका एक्सेलरेशन वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसको हमने ए कह दिया। तो इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने स्पीड टाइम ग्राफ, अगर कि किसी को ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन नई वीडियो देखी हुई तो दोनों आपको लिंक, जो वीडियोस के लिंक है उसके दो पार्ट्स हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक स्पीड टाइम ग्राफ। यहाँ पर हम स्पीड टाइम ग्राफ का सहारा लेंगे। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये मुश्किल है कि ज़्यादा अच्छे से समझ आए, तो वो वीडियो लाजमी आपने देख लेने। तो आपके पास मैंने समझाया था कि सबसे पहले आपके पास एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है। तो ये जो है ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, और इस पर मैं लेता हूँ टाइम, ठीक है, टाइम को मैं टाइम लिख रहा हूँ, और ये होगी हमारे पास स्पीड जो कि हमारे पास वाई एक्सिस है। अब ये जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी के लिए होता है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के लिए होता है। ये हमारे पास ओरिजिन होता है, यहाँ पर तमाम वैल्यू जो है ना, ये पॉइंट यहाँ पर 0 0 वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी जाती, यहाँ पर सिर्फ वो सिर्फ 0 होता है। अब आपने क्या किया, आपने स्टार्ट लिया यहाँ से, आपकी यहाँ पर जाकर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप गए, और यहाँ पर आपने आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड, आपने 0 से स्टार्ट लिया, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से आएगी। मतलब ये कि आपकी वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से आना शुरू हुई है। मतलब ये कि आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड यहाँ से स्टार्ट हुई, और आपकी वेलोसिटी गई यहाँ तक, फाइनल वेलोसिटी, मतलब ये कि आपके पास जो है 2 से स्टार्ट होकर वो 20 तक या किसी भी वैल्यू तक, फाइनल वेलोसिटी तक आपकी चली गई। तो आपकी वेलोसिटी जो है वो यहाँ से चेंज हुई, मतलब ये कि इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर वो फाइनल वेलोसिटी। लेकिन आपने ये देखो, ये जो पहली बात इन्होंने की है कि कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, आपके पास आपने क्या कहा कि हमारे पास ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है, इस पर मैंने वेलोसिटी को प्लॉट किया। अब बच्चों ये ना समझ लेना कि सर आपने स्पीड लिखा, वेलोसिटी लिखा, तो आपकी बुक में इसको स्पीड नाम दिया हुआ, तो मैं स्पीड लिख रहा हूँ। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, अब जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो वहाँ पर स्पीड एंड वेलोसिटी का मतलब एक ही लिया जाता है, यानी कि वो इंटरचेंजेबल होते हैं। ये मैंने ग्राफ वाले टॉपिक में मैंने आपको तफसील से बताया था, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी। लेकिन इसको पहले वर्ड्स के साथ लिंक कर लेते हैं कि इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf आफ्टर टाइम t। आपने स्टार्ट लिए इनिशियल वेलोसिटी से, और कुछ टाइम बाद आपकी वेलोसिटी हो गई फाइनल वेलोसिटी। मतलब ये कि टाइम गुजरा, आपकी वेलोसिटी बढ़ती 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 फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी के बाद फाइनल वेलोसिटी, मतलब ये कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी के बाद फाइनल वेलोसिटी आ गई है। अब ये जो वेलोसिटी में चेंज आया है, किस में चेंज आएगा? तो वेलोसिटी में चेंज आएगा जब आप मोशन कर रहे होते हैं, तो आपका साथ साथ टाइम भी गुजर रहा होता है ना, यानी कि आपका ये चेंज जो आ रहा होता है स्पीड में चेंज, तो आपके साथ साथ टाइम में भी चेंज आ रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि टाइम के साथ जो है इनिशियल वेलोसिटी वो फाइनल वेलोसिटी में बदल गई, यानी कि इनिशियल के बाद वो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये आपने पहले एक वाई एक्सिस पर आपने स्पीड इस तरह से ले ली, और ये आपने टाइम ले लिया। अच्छा जी, ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। ये आपने 2 एक्सिस लिए, सबसे पहले आपने 2 एक्सिस लेने के बाद आपने 0 मतलब कि ये ओ लिखा, फिर उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी लिखा, उसके बाद फिर आपने फाइनल वेलोसिटी लिखा, और ये आपने बता दिया कि कंसीडर मेरी जो एक बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही है, और वो एक स्ट्रेट लाइन में है विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और आफ्टर टाइम t जो है वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये मेरे जहन में एक स्केच बन गया है, ठीक है। मैंने एक जहन में स्केच बना लिया कि मैं एक बॉडी में मोशन कर रहा हूँ, और वो इनिशियल वेलोसिटी थी, और टाइम के बाद जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ स्ट्रेट लाइन में, एंड देन वो टाइम के बाद जो है वो कुछ टाइम के बाद वो फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि जो स्पीड या वेलोसिटी जो है वो हमने वाई एक्सिस पर रखा, और जो टाइम है वो मैंने एक्स एक्सिस पर रख दिया। अब इसके बाद आगे की कहानी, The motion of body is described by speed time graph as shown in figure।
आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो उसके स्पीड टाइम ग्राफ से बताया जा सकता है। अगर कि मेरे पास जो स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को बताता है। अब स्पीड टाइम ग्राफ दो चीज़ें बताता है। अगर कि किसी ने ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, मैं बार बार कह रहा हूँ, नीचे कमेंट करके बताना कि सर हमने वीडियोस आपकी देखी हुई है, तो मुझे पता चले कि हाँ भाई कितने लोगों ने मेरी वीडियोस को अच्छे से देखा हुआ है। अच्छा जी, तो स्पीड टाइम ग्राफ हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को इस तरह से बयान करता है। अगर कि मैं उसको बयान करने को पॉइंट्स में लिखूं तो मेरे पास 2 पॉइंट्स आते हैं। अगर कि ये पॉइंट सुनने वाले हैं कि ओ भाई शोर ना करो, शोर ना करो, शोर ना करो, एडिटिंग में फिर मुझे वॉइस निकालनी पड़ती है। अच्छा जी, द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन। अगर के स्पीड टाइम ग्राफ मैंने लिया है, स्पीड टाइम ग्राफ, तो उसका जो स्लोप होगा वो मुझे एक्सेलरेशन देगा। अब यहाँ पर स्लोप कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, और पहले आप ये जो पॉइंट्स है इसको समझ लो। स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा, स्लोप आपको मैंने बताया था, जो इस तरह से लाइन में बताऊंगा, तो वो जो स्लोप होता है वो मुझे एक्सेलरेशन देता है। और इसी तरह जो टोटल डिस्टेंस, जो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। आपको पता है कि जब किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ में हम जो शेडेड एरिया लेते हैं तो वो जो है वो हमें डिस्टेंस देता है। मतलब ये कि जो स्लोप होगा किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का वो हमें एक्सेलरेशन देगा, स्लोप एक्सेलरेशन देगा, और जो एरिया अंडर द कर्व या अंडर द स्लोप जो हम शेड करते हैं वो हमें अपना जो है वो डिस्टेंस देगा। मैं भी आपको बना के भी बता देता हूँ। अच्छा, लास्ट में कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली फ्रॉम दिस ग्राफ। वो ठीक है कि इस ग्राफ की मदद से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को बताएंगे। अच्छा जी, ये हो गया। तो जिस वक्त अब ये आपने ग्राफ बना लिया, सिंपल सा आपने प्यारा सा ग्राफ बना लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये किया कि वेलोसिटी में जब चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसमें आप अगर कि यहाँ से चेंज आना शुरू हुआ और ये चेंज जो है वो इस तरह से आया, मतलब ये कि आपने जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ की, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मैं इसके साथ इसको फिर बैलेंस कर दूंगा, तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो है ये मुझे एक्सेलरेशन देगी। मतलब ये कि जो इनिशियल वेलोसिटी के बाद वो फाइनल वेलोसिटी आई, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी के बाद वो चेंज होकर फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हुई, तो ये मेरे पास जो ये स्लोप आ रहा है, ये मेरे पास ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन जो है ये मेरे पास क्या होगी, मुझे इंफॉर्मेशन देगी किसकी, एक्सेलरेशन की। ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, मेरा ये स्टेप के बाद जो है उसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ की और फिर इस लाइन को मैंने इस तरह डॉटेड लाइन से यहाँ मिला दिया और फिर मैंने इसको यहाँ पर नीचे मिला दिया। मतलब ये कि मैंने इस लाइन को, ये जो मैंने स्लोप बनाया था ना, उसको मैंने इसके टिप से फाइनल वेलोसिटी तक बना दिया और इसको जो है यहाँ से टाइम के जो एक्सिस है उसके साथ लिंक कर दिया। और फिर जो दरमियान में वी आई था वो कहता है कि भाई मुझे भी लिंक कर दो, यानी कि सामने वाली उसके साथ। तो मैंने क्या किया, मैंने ये डॉटेड लाइन जो है ड्रॉ की, तो मेरे पास जो है ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है वो इस तरह से इस पॉइंट पर वो लिंक हो जाएगा। तो ये जो है अब यहाँ पर मेरे पास ये जो स्लोप आ रहा है, ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी के बाद फाइनल वेलोसिटी में जो चेंज आया है, अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो पॉइंट है ये हमें चेंज बता रहा है और ये हमारे पास जो स्लोप है, ये स्लोप जो है ये हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए होता है। अब आपने क्या करना है, इसको नाम दे दें, आप खुद से नाम दे देंगे, ये बुक के अकॉर्डिंगली जा रहा हूँ, आपने याद कर, जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ ग्राफ को याद करने के, वो आपने फॉलो करना है। अच्छा जी, ये ओ है, आप यहाँ पर कह दें ये पॉइंट जो है वो लेट से ए है, ये B है, ये C है और ये D है। यानी कि ये देखो O A B C D, O A B C D 2 दफ़ा बता दिए। मतलब कि आपने यहाँ से O A B C D, बस ये आपके जहन में होना चाहिए कि आपने इस तरह से इनको नाम देने हैं। जिस तरह के बुक के वर्ड्स हैं आप खुद अल्फ़ाबेट दे सकते हो, लेकिन फिर वो कैलकुलेशन में सारे चेंज हो जाएंगे। मैं बुक के वाले उठा रहा हूँ, सबके पास बुक होंगी इंशाल्लाह, टेक्स्ट बुक। तो यहाँ से आपके पास जो है O A B C D आपके पास हो जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से अब आपको नहीं भूलेगा। अब याद रखना कि यहाँ से लेकर जो ये हमें, इसको टाइम को इधर लिख देता हूँ साइड पर कि टाइम एक्सिस ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से लेकर ये जो डी पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, ये डी पॉइंट है इधर जो है, ये इसको इस तरह से लिख लेते हैं नीचे, डी पॉइंट, यहाँ से लेकर ये सारा का सारा जो है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब कि ज़ीरो से लेकर किसी पॉइंट तक मैं चला जाऊंगा तो मेरे पास टाइम आएगा ना, मतलब कि मैं इसको मोशन, इसका जो जो इसका ये सारा का सारा मोशन है ये किसी न किसी टाइम में होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये मेरे पास सारा का सारा क्या है, टाइम है। क्या है,
टाइम है, याद रखना। सही हो गया। अच्छा जी, दूसरी बात, ये पहली बात आपने ये याद रख ली कि इसके बाद स्लोप लेने के बाद, ये डॉटेड लाइन के बाद, कि पहला ये टाइम है, और इसके साथ ये जो है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब वी आई वी एफ मतलब है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये क्या है मेरे पास, चेंज इन वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो ऑब्जेक्ट ने, मेरी बॉडी ने यहाँ पर जो है स्पीड गेन की है, यहाँ पर जो है ये स्पीड गेन की है। ये जो मेरे पास जो चेंज आया है, यानी कि मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है, और कुछ देर बाद जो है वो 10 मीटर पर सेकंड, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो 2 और 10 जो है, इसमें जो ये फ़र्क आया, मेरी जो गाड़ी ने स्पीड गेन की है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में हो रही है। तो ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास गेन इन स्पीड है। तो आपने ये लिख दिया, गेन इन स्पीड लिख दिया। उसके बाद जो है बस आपका काम जो है ग्राफ का यहीं तक है। अब मैं इसमें मतलब कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपको पता है, सबको पता है कि आपके पास जो है 1 बाय एरिया जो है ट्राइंगल का 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है, आपने उसको कर देना। लेकिन वो एरिया में फिर बाद में लिखवा दूंगा, अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेन ग्राफ है वो हमारे पास ये है। अब ये जो आपके पास जो तमाम का तमाम शेडेड एरिया, वो तमाम का तमाम शेडेड एरिया मैं ब्लू मार्कर से करूँ तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ। देखो ये तमाम का तमाम जो है ये शेडेड एरिया है, और ये शेडेड एरिया जो है ये सारा का सारा जो है ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे डिस्टेंस दे रहा है। अब ये जो मतलब कि इसके अंदर जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था ना, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, जो जितना भी डिस्टेंस ने कवर किया होगा वो हमें इस शेडेड एरिया की मदद से मिलेगा। और जो ये स्लोप है, ये जो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्लोप है, वो स्लोप जो है वो हमें एक्सेलरेशन देगा। तो 2 पॉइंट्स इससे में निकाल सकते हैं, स्लोप और एरिया अंडर द कर्व। जो है हमारे पास जो है ये सारा का सारा जो ये ब्लू है, ये आपको जो है डिस्टेंस देगा, और ये आपके पास स्लोप है। तो आपको आई होप के ग्राफ बनाना आ गया। मैं अब आपकी पैसिव लर्निंग करा देता हूँ। पैसिव लर्निंग में क्या करा आपने, सबसे पहले आपने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपने वाई एक्सिस पर आपने 0 लिखा, उसके बाद फिर ऊपर जाकर आपने वी आई लिखा। उसके बाद फिर मैं खुद इसके सामने खड़ा हूँ जानबूझ के, क्या आपकी जहन में वो आ सके, ठीक है। ये ना हो कि सर नीचे कमेंट में लिख रहे हो सर आप तो डायग्राम के सामने ही खड़े हो गए हैं, सर हमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो मैं खुद जानबूझ के खड़ा हूँ कि आपको मतलब कि जहन में आए। वाई एक्सिस पर आपने 0 लिखा, उसके बाद आपने वी आई लिखा, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी के बाद टाइम गुजरने के साथ वो फाइनल वेलोसिटी बन गई। एक्स एक्सिस पर आपके पास जो है टाइम लिखा आपने, ठीक है, मतलब कि आपने टाइम के लिए वो एक्सिस बना दिया, बात खत्म। अब आपने ये किया कि इनिशियल वेलोसिटी से आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की, मतलब कि इंक्लाइंड। अगर कि वो लेक्चर में आपने स्पीड टाइम ग्राफ में मैंने बताया था कि जब हम स्लोप लेते हैं तो हमारे पास जो है ये जो इंक्लाइंड यानी कि जो हमारे पास ये लाइन होती है ये एक्सेलरेशन के लिए होती है। तो ये वही कहानी है कि आपने एक लाइन जो है इस तरह से ड्रॉ कर ली, तो दरमियान में जो है ये आपको वी आई से लेकर वी एफ तक, मतलब कि इस तरह से जो लाइन आपके ऊपर गई है ये आपको एक्सेलरेशन देगा। आपने लाइन भी ड्रॉ कर ली। अब आपने लाइन की जो पॉइंट होगा, टिप जो होगी, वो उसको आपने वी एफ के साथ ज्वाइन कर दिया, और उस जो लाइन को नीचे आपने टाइम एक्सिस के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक हो गया। ज्वाइन करने के बाद आपने वी आई को भी सामने वाली एक क्लोज फिगर आपने खुद से बना ली, डॉटेड जो फिगर होती है ना वो बना लिया आपने। डॉटेड फिगर बनाने के बाद आपके पास जो है यहाँ पर कहानी जो है मतलब कि आपकी अब जो फिगर की है वो कंप्लीट हो गई है। अब आपने इनको नेम देना है, लेबल करना है। आपने लिख दिया, आपने स्टार्ट दिया ओ ए, फिर ऊपर गए बी, फिर दरमियान में आए सी, और फिर नीचे डी। मतलब ये कि ओ वी आई पे आए ए, ऊपर गए बी, दरमियान में आए सी, एंड देन डी। तो ये जो है, ये जो इमेज बना है आपके जहन में, ये कभी भी नहीं भूलेगा। मेरी इस क्लिप को जो है ना थोड़ा सा पीछे करके रिवाइंड करके 2 दफ़ा जो है आपने देखना है, इंशाल्लाह आपको कभी भी ये नहीं भूलेगा। ये जो ट्रिक है, देखो मैं जिस तरह मैंने खुद समझा हुआ है, ये आप मुझे बता दो, मैं आपको ज़बानी आपको डेरिवेशंस करके दे सकता हूँ किसी भी टॉपिक की। उसकी रीज़न ये कि स्केच बनाया हुआ है। ये स्केच एक दफ़ा बनाना सीख गए ना आप लोग, इमेजिनेशन जिसको आप कहते हैं कि आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो ब्रेन के अंदर जो इमेज बनता है, आप इमेज बनाना सीख जाएँ अपने, और आपके ख्याल में वो चीज़ बनना शुरू हो जाए, तो ये जो है ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अब आते हैं अपने डायग्राम की तरफ। तो आपके पास ये बी सी जो है ये आपके पास जो है ये गेन इन स्पीड है, एंड देन सो एंड जो है हम हर इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू जो है उसकी रिस्पेक्टिव कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो ये हमारे पास सारी कहानी थी जो फिगर की ड्रॉ करने की, वो मैंने सारी की सारी आपको बता दी है। अब चलते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन विद इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो चलते हैं अपनी
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। ओके बच्चों, अब हमने जब एक फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करनी है तो फर्स्ट इक्वेशन का जो दूसरा नाम है वो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। अब अक्सर जो है वो जो बोर्ड वाले हैं वो थोड़ी सी होशियारी करते हैं, या फिर आपके पास जो है इस इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से देते हैं कि डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। अब यहाँ पर इसके फाइनल फार्मूले में आप देखें, यहाँ पर आपको एस या फिर डिस्टेंस नज़र नहीं आएगा। तो जो स्टूडेंट होते हैं वो बातों को कन्फ्यूज हैं, वो कहते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हमारे कोर्स में नहीं है या हमारी बुक का ऐसा नहीं है, तो इसको हम ये नाम भी दे सकते हैं। तो ये आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि पास पेपर में एक दफ़ा ये क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है, यानी कि उसका नाम चेंज करके इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, या फिर आपके पास जो था दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन आपको इसका जो सेकंड नेम है वो अपनी बुक्स पे आप पेंसिल से लिख लें कि आपको आइडिया हो कि इस इक्वेशन में आपके पास डिस्टेंस नहीं आता। ओके, अब जब आप इस इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं तो आपने सबसे पहले जो वो पहले से थोड़ी कहते हैं तमहीद बांधते हैं, पहले थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी कहानी बतानी है। तो आप जिस वक्त इसको इक्वेशन को डिराइव करेंगे तो आपने सबसे पहले लिखना होगा कि जो मैं बोर्ड पे पहले लिखा था कि कंसिडर आपके पास जो कंसिडर अ बॉडी दैट इज मूविंग विद ये यहाँ पर लास्ट टू लाइन है, कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, द वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। तो यहाँ पर जो है ये इनिशियल जो 2 और 3 लाइंस हैं, इसमें हमें जो है ये इसकी तमहीद बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं बांधेंगे तो फिर जो है ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मतलब कि आपको पूरे मार्क्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। तो आपने पहले थोड़ा सा बताना होगा और उसके साथ जो है ये ग्राफ जो है इतना ही बनाना होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर बुक में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया इज इक्वल टू दिस, एरिया इज इक्वल टू दिस। तो अगर कि आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहे हैं तो यहाँ पर एरिया लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहे हैं तो फिर आपको एरिया जो है वो लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। वो फिर हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। जो यहाँ पर पेज नंबर 45 पर जो एक डायग्राम बनाई हुई है, ये एक कंबाइंड डायग्राम है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। मैं आपको 1 बाय 1 करके करवा रहा हूँ। तो अगर पेपर में ज़्यादातर एक एक करके पूछ जाती है, या तो फर्स्ट पूछेंगे या सेकंड पूछेंगे या थर्ड पूछेंगे, ठीक है। तो अगर कि आपको फर्स्ट पूछते हैं तो आपने दरमियान में इस डायग्राम के एरिया वगैरह नहीं लिखना, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन इन फिगर 2.26। आपके पास जो है ये स्पीड टाइम जो ग्राफ है ये एक जो मोशन को शो कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के, ठीक हो गया। और ये फिगर हमारे पास 2.26 आ रही है, सही हो जाएगा। और इसके साथ जो है ये हमें कह रहा है कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। अब जो हमारे पास ये ए बी लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो है ये लाइन हमारे पास ए बी जो है ये हमें स्लोप दे रही है। अब आपको पता है कि जब भी स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है वो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रहा है। और ये हमारे पास जो है जो आपके पास स्लोप होता है, स्लोप आपको पता है आपके पास क्या होता है। अगर कि हम देखें, अगर कि हम इस ए को देखें, ये जो स्लोप है तो इसका जो ताल्लुक है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। दोबारा देख लो कि अगर मुझे इस स्लोप को फाइंड आउट करना है, यानी कि ए बी लाइन के स्लोप को फाइंड आउट करना है, तो इसका ताल्लुक जो है वी आई से लेकर वी एफ तक है। ये नीचे की कहानी जो है ना, इसको फिलहाल भूल जाओ, यानी कि ये सिर्फ जो ऊपर की कहानी है, ये ए बी सी, ये जो फिगर है ये एक्सेलरेशन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है। एक्सेलरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपके पास ए बी सी रिस्पॉन्सिबल है, सही हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर जो स्लोप की कहानी होती है, जो स्लोप का फॉर्मूला होता है कि y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। तो स्लोप के लिए हम लोग लेते हैं स्लोप इज इक्वल्स टू चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन x एक्सिस। तो ये जो चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन x एक्सिस होता है, तो आपके पास ये जो BC है ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो BC आ रहा है ये आपके पास क्या आ रही है, y एक्सिस की वैल्यू आ रही है। और आपके पास जो ये AC है ये आपके पास क्या है, चेंज इन x एक्सिस है। अब आपने जिस वक्त स्लोप का फार्मूला पुट किया, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन AB का फार्मूला पुट किया, तो आपके पास जो है ये BC डिवाइड बाय AC आपने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर आप इसको समझें कि हमने जो है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए जो ये BC है, ये BC जो है ये BC बराबर है x, असल में ये BC बराबर होगा BD माइनस CD के। मतलब ये कि मेरे पास ये लाइन इस तरह से है, देखो ये मैं 3 पॉइंट इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। अब जो मेरे पास, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह से ये लाइन है,
मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब जो ये मेरे पास अगर कि मैं इसमें से BC फाइंड करना चाहता हूँ, इस BC फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा, मैं इस BC पार्ट को निकालना चाहता हूँ इस पूरी लाइन में से, तो मैं करूँगा कि BC इज़ इक्वल्स टू BD माइनस CD। मतलब ये कि मैं अगर इस पूरे BD में से इस CD को निकाल दूँ, यानी कि इस पूरे BD में से इस पूरे BD में से अगर मैं इस CD को निकाल दूंगा तो पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा, BC बच जाएगा ना। ये जो BC है ये मेरे पास कैसे आ जाएगा, ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा कि अगर के ये BC अगर मैंने फाइंड करना है, अगर कि मैं इस पूरे लाइन में से इस पार्ट को निकाल देता हूँ, यानी कि इसको मैं निकाल देता हूँ इस पूरी लाइन में से, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास सिर्फ ये पार्ट बच जाएगा जिसका नाम क्या है, BC है। तो मैं अगर के BC की जगह, इस BC की जगह मैं BD माइनस CD करता हूँ। यहाँ पर अगर कि आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। डस्टर नीचे क्या हुआ है, देखो मैं आपको एक दूसरे तरीके से इसको समझाता हूँ। आसान लफ्ज़ों में मैंने क्या किया कि BC की जगह BD माइनस CD लिख दिया। इस पूरे BD में से अगर मैं CD निकालूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, BC बच जाएगा, जो कि मैंने BC की जगह BD माइनस CD लिखा है। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कि BC की जगह BD माइनस CD आपने कैसे लिखा है और क्यों लिखा है, तो ये मैं बताता हूँ। पहले बताता हूँ कि कैसे लिखा है, उसके बाद बताता हूँ कि क्यों लिखा है। तो आपने अगर BC को अगर कि आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ये पॉइंट इस तरह ले लेते हैं, यानी कि ये वर्टिकल है ना, मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से इसको हॉरिजॉन्टल लिख के बता देता हूँ कि BCD है, ये 3 पॉइंट्स हैं और ये एक लाइन पर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। अब ये है कि मैंने जो है इस BC को फाइंड करना है, ठीक है, इस BC को फाइंड करना है। तो मैं अगर के इस पूरे BD में से, अगर के मैं इस पूरे BD में से ये जो है ये CD निकाल देता हूँ, तो मेरे पास ये जो है ये BC बच जाएगा। मतलब ये कि मैं अगर के इस BC को फाइंड करना चाहता हूँ तो इस पूरे BD में से BD माइनस CD करूँगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, BC बच जाएगा। तो ये जो BC है ये मेरे पास किसकी वैल्यू होती है, BD माइनस CD, यानी कि पूरे BD में से अगर कि मैं CD निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास BC आ जाएगा। तो ये जो BC है ये मेरे पास जो है ये इस चीज़ की जो आपके पास चेंज आ रहा है इसकी वैल्यू को मैंने लिखा है। अब ये जो BD माइनस CD इज इक्वल्स टू BC होता है, ये मेन पॉइंट है, ये आप अपने पास लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया 3 पॉइंट्स की मदद से कि अगर BD में से CD निकालेंगे तो आपके पास जो है ये आपके पास क्या बचेगा, आपके पास ये BC बच जाएगा। अब आपने ये इसलिए किया है, अब सवाल आता है क्यों किया है। ये मैंने BC की जगह BD माइनस CD इसलिए लिखा है कि ये जो BD है इसकी वैल्यू होती है पूरी की पूरी फाइनल वेलोसिटी तक। मतलब देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, फाइनल वेलोसिटी तक चला गया ना, तो ये 0 और ये फाइनल वेलोसिटी, ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपके पास पूरा का पूरा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होती है। मतलब ये कि ये जो 0 से लेकर ये यहाँ तक जो है ये फाइनल वेलोसिटी, तो ये और ये आपके पास जो है ये लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ कि BD इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि BD इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। मतलब ये कि ये सारा जो BD आ रहा है ये मैंने फाइनल वेलोसिटी की जगह लिख दिया। इसके बाद यहाँ से ये CD जो है ये CD किसके बराबर है, ये CD यहाँ से अगर देखो ये आपने ये साइड है राइट साइड, आपने इसको इसके साथ कंपेयर करते जाना है। ये जो राइट साइड है इसको आपने अपने लेफ्ट साइड के साथ इस तरह से कंपेयर करते जाना है। तो ये जो CD है ये आपके पास बराबर हो जाएगा आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप जाते हैं तो आपके पास किस चीज़ की वैल्यू आती है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आती है। जिस वक्त इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई तो मैंने कह दिया कि CD इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। BD जो है वो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी और CD जो है वो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास जो ये AC आ रहा था इस फिगर के मुताबिक मैंने पहले BC को सॉल्व किया। BC की जगह मैंने लिख दिया BD माइनस CD, मतलब कि मैंने जो ये BC था इसको सॉल्व किया, इसको मैंने BD माइनस CD की फॉर्म में लिख दिया। और जो मेरे पास ये AC आ रहा था, अगर मैं देखूँ कि ये A O के साथ बराबर है, C D के साथ बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि AC इज इक्वल्स टू OD, बिकॉज कि आपके पास जो है ये AC और OD जो है ये क्या है, दोनों की लेंथ क्या है, बराबर आ रही है। तो जब दोनों की लेंथ बराबर आ रही तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से मेंशन कर दूंगा। मैंने साइड पर मेंशन कर दिए हैं, बुक में ये मेंशन
आई गेस नहीं हुआ हुआ, ठीक है, ये बुक में मेंशन नहीं हुआ हुआ और ये मैंने यहाँ पर मेंशन, यस मैंने ये जो वैल्यूज़ हैं ये कर दी हैं। तो ये आपको जो यहाँ पर असल में बीसी में प्रॉब्लम होता है, जो कि मैंने पॉइंट्स की मदद से समझा दी। तो आपको अगर के समझ में नहीं आई तो आप थोड़ा सा पीछे जाएँ और फिर आएँ तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो ये ए सी इज इक्वल्स टू ओ डी आ जाएगा आपके पास। तो ये ए सी और ओ डी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि ये ओ डी की वैल्यू क्या है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जब आते हैं तो ये हमारे पास टाइम की वैल्यू है। तो ये मेरे पास ओ डी इज इक्वल्स टू टाइम के बराबर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो बी डी जो है वो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, सी डी जो है इनिशियल वेलोसिटी एंड ओ डी जो है वो मेरे पास टाइम के बराबर आ जाएगा। अब आपको पता है कि आपने ये जो एक्सेलरेशन जो है यहाँ से इक्वेशन को स्टार्ट लिया हुआ था, ए इज इक्वल्स टू बी डी माइनस सी डी डिवाइड बाई ओ डी। अब आपने क्या किया कि आपने बी डी की जगह फाइनल वेलोसिटी पुट कर दिया, सी डी की जगह आपने इनिशियल वेलोसिटी पुट कर दिया और ओ डी की जगह आपने टाइम पुट कर दिया। बी डी की जगह ये यहाँ से लेकर ये पूरा जो है ये फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है, यानी कि वी एफ के बराबर है। ये सारा जो है ना बी डी, ये सारा का सारा वी एफ के बराबर है और ये जो सी डी है ये सारा का सारा वी आई के बराबर है। सही हो गया ना, ये सारा बी डी जो है ये वी एफ और सी डी जो है ये मेरे पास वी आई। तो मैंने इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया। ओ डी की जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये टाइम के बराबर। अब आप लोग ये पूछेंगे कि सर ये ए सी की जगह आपने ओ डी क्यों लिखा है, तो मैंने पहले बता दिया कि ये ए सी जो है ये ओ डी के बराबर होगा। तो ये ए सी और ओ डी आपस में बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि ओ डी इज इक्वल्स टू टाइम के बराबर होगा। तो ये ओ डी की जगह मैंने यहाँ पर टाइम पुट कर दिया। तो एक्सेलरेशन जो कि यहाँ से हमारे पास आ रहा था, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम के बराबर हो जाएगा। अब मैंने क्या किया कि इस टाइम को उधर जिस वक्त लेके जाऊँगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में, या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई टी, जिस तरह आप मैथ्स में करते हैं, एक्स को वहाँ पर लेके जाते हैं मल्टीप्लाई में। डिवाइड से जब कोई भी क्वांटिटी दूसरी साइड पर जाती है तो वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो इसी तरह जब मैं इस जो वी आई है इसको मैं उधर लेके जाऊँगा तो मेरे पास ये हो जाएगी ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू एफ। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये यहाँ तक जो है इक्वेशन ये ठीक है या नहीं, तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लिखना चाहते हैं, तो ये मेरे पास जिस वक्त वी आई उधर जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। एंड देन आपके पास जो है ये मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में वी एफ को लेफ्ट साइड पर और इस क्वान्टिटीज़ को ए टी प्लस वी आई को मैंने राइट साइड पर लिखा, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है ये मेरे पास इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये मैंने फाइंड कर दिया, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। तो सिंपल इसमें मैंने ए टी कैसे लेके आया, ये मैंने टी को उधर मल्टीप्लाई किया, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई रह गया। फिर मैंने वी आई को उधर लेके गया तो ये वी आई माइनस से उधर जा रहा है, दूसरी साइड पर जा रहा है तो प्लस में चला जाएगा। अगर के याद रखना कि जब कोई नंबर या कोई वेरिएबल आपके पास प्लस या माइनस से दूसरी साइड पर जाता है तो उनके साइन चेंज होते हैं, ठीक है। ये माइनस से उस साइड पर जाएगा तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, अगर कि यहाँ प्लस होता तो वहाँ पर जाकर माइनस हो जाता, तो ये आपको पता है। यानी कि ये जिस वक्त वी आई को मैंने उस साइड पर लेके गया तो ये प्लस साइन हो जाएगा। और ये मेरे पास ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ है, तो इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया। और अगर कि डिवाइड से जाएगा, याद रखना डिवाइड से जाएगा तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सेम कॉन्सेप्ट जो है मैथमेटिक्स का है, जो कि मैंने यहाँ पर सिंपली इसको अप्लाई किया है। बस इसमें जो है याद रखने वाली चीज़ ये है कि गलती कहाँ पर करते हैं स्टूडेंट, मेजॉरिटी जो है कहानी जो है ना स्टूडेंट्स की गलती वहाँ पर करते हैं कि ये जो आपके पास ये एक्सेलरेशन स्लोप है ना, इसको आप बी सी डिवाइड बाई ए सी लेना है। बहुत स्टूडेंट्स को इसको मिस्टेक कर देते हैं, इसमें गलती कर देते हैं। तो आपने इसमें गलती नहीं करनी, आपने पहले जो जहाँ से स्टार्ट लेना है तो आपने ये पहले फर्स्ट ट्राइंगल कंसीडर करना है। आपने ये फर्स्ट ट्राइंगल कंसीडर करना है जिसमें आपने बी सी डिवाइड बाई ए सी करना है, बिकॉज स्लोप किसके बराबर होता है, चेंज इन वाई एक्स डिवाइड बाई चेंज इन एक्स आता है आपके पास, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स आपके पास। तो बी सी जो है ये मेरे पास वाई एक्सिस पर आ रहा है। सिर्फ इतने ट्राइंगल को देखो, आपके पास जो है ये वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस, तो आपने बी सी डिवाइड बाई ए सी कर दिया। बी सी की जगह मैंने आपको बताया कि अगर मैं इस बी सी को फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं पूरे बी डी में से अपना जो है ये सी डी जिस वक्त माइनस करता हूँ, पूरे बी डी में से सी डी को मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या रह जाएगा, बी सी रह जाएगा। इसी तरह ये 3 पॉइंट से देखो, ये इक्वेशन समझ लो, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो मैं अगर इस बी डी में से बी सी को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास ये जो है ये मेरे बी डी में से जिस वक्त मैं सी डी को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बी सी रह जाएगा। मतलब कि इस पूरे बी डी में से,
ठीक है। इस सी डी को माइनस करूँगा तो मेरे पास ये जो है ये बी सी रह जाएगा। इस बी सी की वैल्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी डी माइनस सी डी। तो इस बी सी की वैल्यू को जिस वक्त मैंने बनाया तो मैंने इसको इस तरह से बनाया कि आपके पास जो है ये बी डी माइनस सी डी लिख दिया। तो ये जो कहानी है ना, ये जो पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर बच्चे अक्सर जो है मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये कि बी डी जो है आप उसमें से सी डी को माइनस करो, बी डी में से सी डी को माइनस करो तो आपके पास बी सी आ जाएगा। पूरे बी डी में से सी डी को निकाल दिया तो सिर्फ बी सी बचेगा, और ये बी सी जो है ये आपके पास आपने इसकी जगह इसको माइनस में वैल्यू पुट कर दिया। एंड देन सिमिलरली आपके पास जो ये बी डी है ये फुल आ रहा है आपके पास, तो ये फुल जो है इसके बराबर है, यानी कि ओ जो आपके पास ये पॉइंट आ रहा है यहाँ से ओ से स्टार्ट होकर वी एफ के, तो ये पूरा जो है ये आपके बी डी के बराबर, तो आपने इसकी जगह लिख दिया वी एफ। और ये सी डी जो है ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, और ओ डी जो है ये आपके पास टाइम के बराबर है। एंड देन जो है आपके पास इस टाइम को तो मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, ये मैंने सारा बता दिया। तो ये हमारे पास था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखो इसमें कहीं पे आपको एस या डिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कहते हैं इस इक्वेशन को इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो अगर क्या आपके पास ये इक्वेशन आती है तो आप इसमें सिर्फ ये डायग्राम बनाएं, दरमियान का एरिया लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एरिया का कोई काम नहीं है, क्योंकि एरिया जो है स्पीड टाइम ग्राफ का वो हमें डिस्टेंस देता है, तो उसका कोई काम हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो आपको वो लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एरिया फर्स्ट इक्वेशन के केस में एरिया जो बुक में लिखा हुआ है वो आप उसको ना लिखो। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुकी है। नहीं समझ में आया तो आप इसको 2 दफ़ा रिवाइंड करके आगे देखें तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं पूरी आपको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। ओके बच्चों, अब हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो दूसरा नाम है जो बोर्ड में अक्सर पूछ लेते हैं वो होता है डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ये वो इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं होती। तो अगर कि हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो या ऐसी कंडीशन हो जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि अगर कि हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें हमें डिस्टेंस निकालना हो और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन हो और फाइनल वेलोसिटी का हमारे पास कोई जिक्र ना हो, तो हम जो है इस इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट की हेल्प लेते हैं। सॉरी, तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमें डिस्टेंस फाइंड करके देता है। लेकिन सबसे पहले इस इक्वेशन को जिस वक्त आप अटेम्प्ट करेंगे तो मेरी वो सेम इंस्ट्रक्शन है कि जब आप अगर कि आपको बोर्ड में सिर्फ ये इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी हुई है तो आपने वही कहानी लिखनी है कि कंसिडर अ बॉडी दैट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। ये आपके पास जो 2-3 लाइनें हैं ये आपके पास जो है ये एक तमहीद बांधना होता है पहले कि आपके पास ये कंडीशन हो रही है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन डायग्राम बिल्कुल सेम यही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ जो है आपने क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अब होगा क्या, अब यहाँ पर ये है कि सबसे पहले आपने लिखना है कि वो जो 3 लाइनें या 4 लाइनें मैंने आपको बता दी जो आपके पास पेज नंबर 44 पर मैंने पहले शुरू में बोर्ड पर लेके एक्सप्लेन भी की थी, तो वही लाइंस आपने पहले लिखनी है और उसके बाद फिर आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है कि इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 2.26। ये जो आपके पास फिगर 2.26 है इसमें आपके पास जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये आपके पास बता रहा है द टोटल डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया OABD अंडर द ग्राफ दैट इज। अब यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है S, यानी कि ये सारा का सारा जो डिस्टेंस होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा। जो मैंने शेड किया हुआ ना, ये सारा का सारा जो मैंने शेड किया हुआ था, ये अगर कि मेरे पास ये सारा का सारा जो है ये इसका एरिया है, तो ये एरिया जो है ये सारा का सारा एरिया इसके डिस्टेंस के बराबर होगा। ये वही बात आ गई जब हम ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में पढ़ रहे थे कि जब स्पीड टाइम ग्राफ का जब हम एरिया लेते हैं तो वो हमें क्या देता है, वो हमें डिस्टेंस देता है। तो यहाँ पर वही हमारे पास ये है कि एरिया जो है, टोटल एरिया जो है, ये टोटल एरिया OABD, यहाँ से देखो OABD जितना टोटल एरिया है ये हमारे पास जो है ये इसके डिस्टेंस के बराबर होगा अंडर द ग्राफ, मतलब कि ग्राफ के अंदर। अच्छा जी, अब याद रखना कि जब आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर रहे हैं तो आपने क्या करना होगा कि आपने कहना होगा कि टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस ट्राइंगल ABC। अब इस फिगर को ज़रा ऑब्जर्व करो, ज़रा थोड़ा गौर से देखो कि ये जो आपके पास फिगर है इसमें आपके पास हाफ यहाँ से देखो ABC, जो आपके पास ये ABC है ये आपके पास ट्राइंगल है, लेकिन ये जो नीचे देखो OACD यानी कि OACD जो है ये आपके पास रेक्टेंगल है। अब ये रेक्टेंगल और ये आपके पास ट्राइंगल आपके पास मिल के एक टोटल एरिया बना रहे हैं, यानी कि टोटल एरिया
इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का नाम क्या है आपके पास, ये ए बी सी, और रेक्टेंगल का नाम जो है वो आपके पास ओ ए सी डी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है आपके पास ए बी सी आपके पास हो गया। अब आपने इसका जो एरिया है वो रेक्टेंगल का प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आप जब करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो यानी कि टोटल जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास एस के बराबर होगा। तो आपने क्या किया, आपने ये किया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी इज इक्वल्स टू, पहले सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, या लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ भी कहते हैं इसे। तो आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ आप जिस वक्त करेंगे, यानी कि ये ओ ए आपके पास जो है, आप इसकी विड्थ को इसकी लेंथ के साथ जो है आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जिस वक्त आप ओ ए मल्टीप्लाई, मतलब ये कि इसकी ये साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई ये साइड। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर कि मैं ये भी बताने शुरू हो जाऊँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल कहाँ से और कैसे आता है, इसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, तो बस फिर कर लो बात। ये अब आपकी 5 क्लास की मैथमेटिक्स में है, 5 क्लास की मैथमेटिक्स में, और अब आप लोग हैं 9 क्लास में या फिर 8 क्लास में आप लोग होंगे। तो आप लोग जो हैं इसको देख रहे हैं तो एरिया तो आपको निकालना आता होगा, ये मुझे अब आपसे उम्मीद है। अच्छा जी, तो ये ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी, मतलब ये कि ये लेंथ आपके पास, लेंथ मल्टीप्लाई आपके पास जो विड्थ है उसकी, तो आप जिस वक्त लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करते हैं आपके पास जो है वो आपके पास हो जाएगा ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी, एंड देन जो वी आई है आपके पास ये किसके बराबर होगा, ये आपके पास ओ ए के बराबर है, यानी कि ओ ए की वैल्यू आपने पुट कर दी, बिकॉज ये ओ ए आपके पास बराबर होगा, ये सारी यहाँ से लेकर जब आप यहाँ तक आते हैं यानी कि ओ ए तक आते हैं तो आपके पास वो किसके बराबर होता है, वो आपके पास वी आई के बराबर होता है। और ओ डी किसके बराबर होता है, ओ डी आपके पास टाइम के बराबर होता है। तो आपने क्या किया कि वी आई मल्टीप्लाई टी कर दिया, जो कि आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब कि आपके पास वी आई मल्टीप्लाई टी आपके पास आ गया, तो ये आपके पास जो है टोटल एरिया, जिसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने कह दिया है। ठीक हो गया, तो मैंने इसको इसके अंदर भी लिख दिया कि एरिया इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई टाइम, जिस तरह के बुक में भी लिखा हुआ है फिगर 2.26 पेज 45 पर। ठीक हो गया, फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, अगर कि आपके पास कोई और बुक है तो उसमें भी यही डायग्राम होगी, अगर कि नहीं है तो आप उसके साथ इसको मैचअप कर लो, तो ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम है। सही हो गया। इसके बाद आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है ए बी सी, आपके पास ये ट्राइंगल आ रहा है, आपने इस ट्राइंगल को फाइंड आउट करना है। तो इस ट्राइंगल को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो है वो जिस वक्त ट्राइंगल का फार्मूला, आप एरिया का फार्मूला लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं, तो 1/2 आपके पास बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो वो फार्मूला जो है आपने ये किया कि आपके पास जो इसकी बेस है और वो हाइट है, अब ए सी जो है वो इसकी बेस है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या है, बेस है, और ये बी सी जो है इसकी क्या है, हाइट है। तो ए सी जो है ये आपके पास टाइम हो गया हमारे पास, और बी सी जो है ये हमारे पास गेन इन स्पीड यानी कि ए टी आ गया। अब ये जो ए टी आ रहा है, ये यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, सबर 1 मिनट, ये गेन इन स्पीड ये बराबर है ए टी के। बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं आपको करके बताता हूँ कि ये आया कहाँ से, यानी कि कैसे निकाला गया। तो गेन इन स्पीड का मतलब क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई, मतलब कि चेंज इन स्पीड होता है, मतलब कि स्पीड बढ़ गई या इंक्रीज हुई तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो है, ये आपके पास गेन इन स्पीड जो है वो आपके पास जो है वो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ए टी होता है। या फिर आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि ये जो आपके पास जो वी आई की वैल्यू जो थी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी या आपके पास फाइनल वेलोसिटी थी, तो इनमें जो चेंज है वो आपके पास किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम के बराबर होता है। ठीक है, गेन इन स्पीड का मतलब ये होता है कि आपकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है। अब जब आप इक्वेशन नंबर मतलब कि 1 निकाल रहे थे, आपने उस वक्त वहां पर आपने लिया था ना, वहां पर आपने एक फार्मूला दिया था, वो आपके पास फार्मूला था कि ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम के बराबर था। तो ये वही फार्मूला है, ठीक है, जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। सिंपल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वो आपके पास क्या होता है, वो आप सिंपल ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई करते हो, और फिर इस टाइम को उधर जिस वक्त मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या होता है कि ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। तो ये जो वी एफ माइनस वी आई है, ये असल में गेन इन स्पीड है, मतलब कि आपकी जो स्पीड गेन हुई है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई होता है, और ये आपके पास बराबर होता है ए टी के। तो ये ए टी कहाँ से आया, सिंपल है, आपके पास जो ये फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम आपके पास। तो आप इस टाइम को उधर लेके चले जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा। तो वी एफ माइनस वी आई क्या है मेरे पास, गेन इन
स्पीड है। तो ये जो पॉइंट है यानी कि इसको हम कहते हैं कि वी एफ माइनस वी आई, ये जो है ये पॉइंट वी एफ के बराबर है और ये पॉइंट वी आई के बराबर है। तो अगर मैं इसको माइनस करूँ तो मेरे पास वी एफ माइनस वी आई आएगा, जो कि मेरे पास बराबर होगा ए टी की, यानी कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम के बराबर होगा। तो ये सिंपल जो है गेन एंड स्पीड की कहानी है। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक आसान सी ट्रिक देता हूँ, आप उस तरह से समझ लोगे। सिंपल इसको आप इस तरह से जहन में हमेशा के लिए बिठा लोगे। आपको पता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम के बराबर है, ठीक है ना। टाइम को उधर ले जाओ तो आपके पास क्या होगा, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई के बराबर। अब ये जो वी एफ माइनस वी आई है ये किसके बराबर होगा, गेन इन स्पीड। मैंने जी आई एस लिख दिया, मतलब गेन इन स्पीड। तो गेन इन स्पीड का मतलब ये हो गया हमारे पास कि ये हमारे पास ए टी के बराबर होगा। तो जब वो स्पीड गेन करेगा तो आपके पास ये बी सी है, ये बी और ये सी जो है ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास ए टी के बराबर हो जाएगा, बुक में भी लिखा हुआ है। तो ये जो गेन इन स्पीड है ये ए टी के बराबर होगा, तो मैंने इस बी सी की जगह लिख दिया ए टी। अब ये सिंपल यहाँ पर इन्होंने ए टी पुट किया हुआ है, उसके पीछे की जो कहानी थी, जो एक्सप्लेनेशन थी, स्टूडेंट मांगते हैं मुझसे कि सर ये कहाँ से आया और क्यों आया, तो उसके पीछे की सारी ये कैलकुलेशन मैंने पहले आपको पार्ट फर्स्ट में भी बता दी, मतलब कि इसमें इसका जो पहले पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पर और फिर इरेज करके आपके पास जो है ये दोबारा लिखा है। तो ये जो है ये सारा का सारा आप इसकी जो है वो बैकग्राउंड है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो मेरे पास इस तरह से आएगा कि ए सी मतलब कि ये इसकी बेस मल्टीप्लाई इसकी हाइट। तो ये ए सी मल्टीप्लाई हाइट जो है ये ए सी किसके बराबर होगा, ये टाइम के बराबर होगा, और जो हाइट है वो किसके बराबर होगा, बी सी, तो वो ए टी के बराबर है यानी कि गेन स्पीड के। तो टी मल्टीप्लाई ए टी आपके पास जो है टी इंटू टी, टी स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये ए टी स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/2 ए टी स्क्वेयर मेरे पास क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास टोटल डिस्टेंस आएगा, जो कि हमारे पास बराबर होगा टोटल एरिया जो है हमारे पास, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो मेरे पास आएगा ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। तो मैंने इन दोनों को क्या करना है, अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड अप कर देना। जब मैं इनको ऐड कर दूंगा सिंपल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। बस ये जो है इस पूरी इक्वेशन में बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो यहाँ पर ए टी पर कंफ्यूज होते हैं। तो ये ए टी जो है ये आपने जहन में रखना है। इसके अलावा आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना है। देन आपके पास जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है। दोनों की वैल्यूज को पुट करके ऐड कर देंगे, सिंपल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास कदरे इजी है एज कम्पेयर टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के। तो चलते हैं फर्दर इक्वेशन पे और इन दोनों की इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं इक्वेशन, ये इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं इक्वेशन एक्स का। ये इक्वेशन एक्स है। तो मैं कहता हूँ कि पुटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन एक्स एंड देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस। ओके बच्चों, अब मैंने जो इक्वेशन नंबर 1 थी और इक्वेशन 2 को मैंने इक्वेशन एक्स में पुट कर दिया। तो एरिया ऑफ मेरे पास जो ट्राइंगल है और एरिया ऑफ जो मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मेरे पास आ रहा है उसको मैंने पुट कर दिया। उसके बाद जो वी आई मल्टीप्लाई टी था वो मेरे पास वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो है ये मेरे पास जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, जिसमें मेरे पास जो है ये एस जो है ये मेरे पास डिस्टेंस के लिए स्टैंड कर रहा है, ठीक है। और ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन एंड देन मेरे पास टाइम आ रहा है। तो मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी हो, टाइम हो और एक्सेलरेशन हो, तो मैं वहाँ पर डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। जब मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको मतलब कि जो है इसी जो कॉन्सेप्ट है ये इसको मैं फिजिकली वहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा एक को, तो वहाँ पर आपको इसकी जो है मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अगर कि आपको ये इक्वेशन समझ में नहीं आई तो आप इस वीडियो को पहले 2 दफ़ा रिवाइंड करें एंड देन फिर वापस आएँ, तो आपको जो है ये समझ में इंशाल्लाह आ जाएगी। सिर्फ यहाँ पर करना ये है, इसका जो आपने जहन बनाना है इस तरह बनाना है कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना है, डेट सेट। और इसमें जो गेन इन स्पीड का कंसेप्ट है ये आपके पास जो बी सी है ये आपके पास ए टी के बराबर होता है। गेन इन स्पीड इज इक्वल्स टू ए टी और गेन इन स्पीड जो है वो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ए टी। वो मैं सारी की सारी जो स्टोरी आपको बता दी है, डेट सेट, वो बस आपको समझ में आनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपको ये टाइम और ये जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, ये जो सारी की सारी कहानी है ये आनी चाहिए। जब आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप इसके दरमियान में एरिया लिखें, क्योंकि यहाँ पर एरिया का काम हो रहा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ
मोशन में एरिया का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि एरिया हमें डिस्टेंस देता है और वो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, तो वहाँ पर एरिया जो है वो नहीं इन्वॉल्व होगा। पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास डिस्टेंस नहीं आता, तो यहाँ पर आपने ये जो है एरिया इज इक्वल टू 1/t मल्टीप्लाई AT और एरिया इज इक्वल टू VI मल्टीप्लाई T लिखना है। तो ये थी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आसान थी, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। और फिर भी मैं कहूँगा कि नहीं समझ आई, इंसान है, बाज़ औक़ात ये होता है कि नहीं समझ में आता, तो आप मुझसे पूछ लें तो मुझे खुशी होती है बताने में कि हाँ भाई इस बंदे ने वीडियो देखी और लेक्चर देखकर इसने पूछा है। यकीन मानो कि यहाँ दिल से खुशी होती है कि इस बंदे ने पूछा है मुझसे, ठीक है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो लोग कहते हैं कि यार ये क्या मुसीबत है कि पहले लेक्चर में आप इतनी ख्वारी करो उसके बाद फिर भी समझ नहीं आती। तो अगर कि आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे कमेंट में आंसर देते हुए एक तरह का फ़ख्र महसूस होता है कोई जब मुझसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलें चलते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। ओके बच्चों, अब हम आ गए हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। और अगर कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो इसका दूसरा नाम जो है, जो बोर्ड्स में अक्सर पूछ लेते हैं, तो वो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। मतलब कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको टाइम नज़र नहीं आएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको फाइनल वेलोसिटी नज़र नहीं आ रही थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको डिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा था। तो जो सी क्वांटिटी नहीं होती हम उसे कहते हैं कि वो हमारे पास ये जो इक्वेशन है उससे इंडिपेंडेंट है, उससे मुस्तस्ना है या उससे आज़ाद है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। अब देखो, अब हमारे पास जो है ये इसको अगर कि मैं आपको बढ़ाऊँ या फिर अगर आपके पास ये इसका क्वेश्चन आता है तो आपने इससे पहले वही तमहीद बांधनी है जो कि मैं बता चुका हूँ। मैं हर इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले इसलिए ज़रूर बता रहा हूँ कि आपको जहन में हो कि हाँ भाई सर ने बताया हुआ है, तो वो आपने कंसिडर, मैं दोबारा पढ़ के बताता हूँ तीसरी दफ़ा कि आपको जहन में याद रहे, ठीक है। जब पेपर के लिए बैठो तो सर का लेक्चर जो है थोड़ा बहुत जहन में घूम रहा हो तो वो आपके पास है। कंसिडर बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी VI इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A एंड इसके बाद है इट्स वेलोसिटी बिकम्स VF आफ्टर टाइम T। तो ये जो ये लाइन है ये आपने लिखनी है और उसके साथ आपने डायग्राम बनानी है। अब इसको देखो कि इसमें कह रहे हैं कि इन स्पीड टाइम ग्राफ, एक मिनट में ब्लैक मार्कर उठा लो, यस, इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 2.26 द टोटल डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज गिवन बाय द टोटल एरिया OABD अंडर द ग्राफ। आपके पास जो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करने के लिए जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है उसमें आपने इसका टोटल का एरिया लेना है। अब आप कहेंगे कि सर एरिया तो हमने पिछली इक्वेशन ऑफ मोशन में भी लिया था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, जिसमें आपने बताया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने करवाया था हमसे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर देखो कि ये इसकी जो शेप है वो हमारे पास किसकी तरह की है। इसकी शेप देखो, इसकी शेप इस तरह से है। अगर के ऊपर शाइन पड़ रहा होता है बाजू का लाइट का, तो इसकी शेप देखो वो इस तरह से है। ये बन जा भाई बन जा, ये आपके पास ये जो शेप है ये ट्रेपीजियम की शेप है। लेकिन ये ट्रेपीजियम हमारे पास इस तरह शेप की बजाय ये थोड़ा सा लेटा हुआ है, यानी कि इसको खड़ा करके रखा हुआ है, या इसको हम कह सकते हैं कि इसको हमने खड़ा करके रखा हुआ है। ये हमारे पास हॉरिजेंटल पड़ा हुआ है और अगर कि मैं इसको इस तरह करके रखता हूँ तो ये मेरे पास खड़ा होकर पड़ा रहेगा। लेकिन ट्रेपीजियम तो ट्रेपीजियम ही रहेगा, यानी कि आपके पास जो है आप इसको सीधा रखो या आप इसको बिठा के रखो तो ये समझ सकते हैं कि ये बैठा हुआ है और ये खड़ा हुआ है। तो ट्रेपीजियम ही है यहाँ पर। तो ये हमारे पास अगर एक शेप देखो तो ये हमारे पास किसकी शेप आ रही है, ट्रेपीजियम की शेप आ रही है, ठीक है, ट्रेपीजियम की शेप आ रही है, बट वो ट्रेपीजियम जो है वो सीधा खड़ा हुआ है। अब ऐसे केस में जब आप ट्रेपीजियम का एरिया लेते हैं तो ट्रेपीजियम का एरिया आपके पास क्या होता है, कैसे निकालते हैं ट्रेपीजियम का एरिया। आपको मैंने एक वो प्रॉब्लम है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन के पार्ट 2 में, जब मैं स्पीड टाइम ग्राफ की एग्जांपल कर रहा था, एग्जांपल नंबर में कर रहा था 2.9, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है वो शेप जो थी वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम थी। और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है वो इसके साथ मैच करता है। चलें, अगर आपकी कोई बुक इसका मैच नहीं करती तो आपको ये जो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैं बता देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है, पहले तो मैं बता दूं कि आपके पास टोटल एरिया ऑफ OABD, ये जो है ये टोटल OABD जो है ये मेरे पास एक शेप आ रही है जो कि ट्रेपीजियम की शेप है, और इसका जो एरिया है वो हमारे पास हमें देगा डिस्टेंस। टोटल एरिया ऑफ OABD हमें देगा डिस्टेंस, लेकिन हमें पता है कि OABD क्या है, वो हमारे पास ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम जो है वो हमारे पास, उसका एरिया जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/2 मल्टीप्लाई OA प्लस BD मल्टीप्लाई OD। मतलब ये कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई आपके पास हाइट होता है, सम ऑफ
पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट होता है आपके पास किसका एरिया, ट्रेपीजियम का। तो ट्रेपीजियम का एरिया का जो फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट का आपको जो फार्मूला लगाया आपने, तो ये फार्मूला जो है यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। अब आपके पास जो पैरेलल साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो आपके पास है, एक आपके पास पैरेलल साइड्स है साइड में ओ ए इज पैरेलल टू इस पूरे बी डी के साथ। ये बी डी जो है मतलब ये इस तरह से ट्रेपीजियम आप ले लो, ये ट्रेपीजियम आपके पास, ठीक है, यहाँ पर देख लो ये ओ है, ये ए है और ये बी है और ये डी है। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए इज पैरेलल टू बी डी। मैंने ये जो दो लाइन लगाई ये मैथमेटिक्स में पैरेलल के लिए इस्तेमाल होती है, तो शॉर्टकट में लिखा है ओ ए इज पैरेलल टू बी डी। मतलब ये कि ये लाइन जो है वो इसके साथ क्या है, पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए प्लस बी डी जो है वो मेरे पास पैरेलल आ रही हैं। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास जो है इस तरह से पैरेलल होंगी आपस में। अभी देखो इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट क्या होगी ट्रेपीजियम की, जब ट्रेपीजियम को हम इस तरह से देखते हैं, ठीक है, ट्रेपीजियम हमारे पास जब है, चलो पैरेलल साइड्स आपको समझ में आ गई, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये आपके पास पैरेलल साइड्स आपको समझ में आ चुकी हैं। अब अगर कि मैं इसकी हाइट देखना चाहूँ, ठीक है, ये ट्रेपीजियम इस तरह से रखा हुआ था ना, ये ट्रेपीजियम ये इस तरह से, मैं थोड़ा सा ट्रेपीजियम दोबारा गलत बना रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर हाथ नहीं बना, ठीक है, ओ ए बी डी है। अब देखो ये ट्रेपीजियम इस तरह से रखा हुआ है, असल में ये है अपनी इस हालत में, ट्रेपीजियम को हम देखते हैं हम इस हालत में, लेकिन हमने इसको उठा के इस तरह खड़ा करके रखा हुआ है। तो ये जो है ये इसकी अपनी हाइट होती है, ये जो है ना ये ओ डी, मतलब ये कि ये इसकी हाइट है। तो ये जो है ये आपके पास ओ डी जो होगी वो उसकी हाइट होगी, ये ओ डी जो है ये इसकी क्या है, हाइट है। अगर कि मैं इसको थोड़ा सा लिटा के देखूं, ठीक है, मैं इसको लिटा के देखूं, बिठा के या लिटा के देखूं, तो मेरे पास जो है ये आपके पास क्या होगा, ये मेरे पास जो है ये ओ डी जो है, ये ओ डी आपके पास जो है ये इसकी हाइट होगी। तो सिंपल ये है कि जब स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ये इसकी हाइट कैसे है, तो ये जो है ये मतलब कि ट्रेपीजियम इस तरह इसकी ओरिजिनल हालत होती है, लेकिन ये इस तरह से खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में आपके पास जो है ये ओ डी जो होगी ये इसकी क्या होगी, मेरे पास ये इसकी हाइट होगी। तो ट्रेपीजियम में मेरे पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस जो प्लस करते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स को, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट को, तो ये जो है ओ ए, ठीक है, प्लस बी डी मेरे पास उसकी पैरेलल साइड का सम है, और ये ओ डी जो है ये मेरे पास उसका क्या है, ये मेरे पास उसकी हाइट है। तो ये हमने जो है ट्रेपीजियम के फॉर्मूले के अंदर अपनी फिगर के मुताबिक वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हमारा जो ये एरिया है, जो अंदर जो एरिया 1/2 टी मल्टीप्लाई ए टी और टी वी आई मल्टीप्लाई टी, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये बात ध्यान में रखो कि इसके साथ हमारा लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमने पूरे ट्रेपीजियम का एरिया लेना है, वहाँ पर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया था, वहाँ पर हमने अलग अलग किया था, यहाँ पर हमने एज अ होल किया है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टोटल का एरिया लेना है और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने सेपरेट का एरिया लेना है। तो इस बात को जहन से नहीं निकालना, ठीक है ना, इस बात को अगर के जहन से निकाला तो फिर आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इस तरह से इन्वॉल्व करना होगा। उसके बाद अब ये आपके पास ये 1/2 और ये ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी हो गया। अब बुक वालों ने इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है डिवाइड बाय 2। तो आप लिख सकते हो कि अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो इस तरह भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर उसके बाद आपने इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करना है, तो 2s इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी आ जाएगा आपके पास। मतलब ये कि 2s इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी आ जाएगा। तो यहाँ तक जो है आपके पास जो है वो जो आपकी इक्वेशन है वो एक शेप में आ जाएगी। अब इसके बाद जो है हमने फर्दर कैलकुलेशन करनी है और यहाँ पर जो है हमने मल्टीप्लाई करना होगा BC डिवाइड बाय OD को, क्योंकि BC डिवाइड बाय OD आप जिस वक्त मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। द क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग BC डिवाइड बाय OD ऑन बोथ साइड्स। हम जो BC डिवाइड बाय OD है वो दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बोर्ड को एज करके कैलकुलेशन बढ़ाता हूँ। तो चलते हैं अपनी फर्दर कैलकुलेशन पर। ओके बच्चों, अब जो मेरे पास फर्दर कैलकुलेशन है उसके लिए मुझे जो है बोथ साइड्स पर जो है BC डिवाइड बाय OD मल्टीप्लाई करना होगा। अब सवाल ये आता है कि मैं क्यों दोनों साइड्स पर जो है ये BC डिवाइड बाय OD मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर मैं नोट करूँ तो मेरे पास ये जो ये OD है ये मेरे पास बराबर होता है, यहाँ से लेकर OD जो है ये मेरे पास टाइम के बराबर है। तो मैंने तो कहा हुआ है कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यहाँ इस इक्वेशन में टाइम का कोई काम नहीं होगा। तो मैं कुछ ऐसी
कंडीशन अप्लाई करूंगा कि जिससे ये जो OD है यानी कि टाइम का फैक्टर है इससे ख़त्म हो जाए। तो मैंने क्या किया कि मैंने BC को यहाँ पर ही मल्टीप्लाई किया, BC को यहाँ पर ही मल्टीप्लाई किया, यानी कि दोनों साइड्स पर BC को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर जब मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वो मेरे पास मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास जो है OD कैंसिल आ जाएगा और ये BC डिवाइड बाय OD जो है ये मेरे पास बराबर होता है एक्सेलरेशन के। अब आपको याद होगा कि जब मैंने बताया था कि ये BC है ये मेरे पास क्या है, गेन इन स्पीड आ रहा है, यानी कि जो स्पीड बढ़ रही है मेरे पास, चेंज इन वेलोसिटी वो मेरे पास आ रहा है। और डिवाइड बाय जब हम इसको AC कर रहे थे या हमारे पास OD, जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने लिखा था, अगर आपको याद हो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसमें हमने लिखा था कि BC डिवाइड बाय AC था, यानी कि AC या फिर आप लिखो BC डिवाइड बाय OD। ये OD आपके पास और AC आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, दोनों की लेंथ आपस में क्या है, बराबर है। तो ये BC डिवाइड बाय AC या BC डिवाइड बाय OD आपके पास बराबर होगा एक्सेलरेशन के, बिकॉज आपके पास BC जो है ये y एक्सिस पर आपके पास आ रहा था और ये सेम उसी तरह जिस वक्त हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो आपके पास एक्सेलरेशन निकाला था, तो ये BC डिवाइड बाय OD जो है ये मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। जो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू थी वो मैंने BC को जो है BD माइनस CD किया था और BD जो था वो मेरे पास VF था और CD जो था मेरे पास VI था। तो ये वो इक्वेशन ऑफ मोशन से जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वहां से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट किया हुआ है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि BC डिवाइड बाय OD इज इक्वल्स टू BC डिवाइड बाय OD आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्सेलरेशन है। तो आपने BC डिवाइड बाय OD जो है ये आपके पास जो एक्सेलरेशन आ रहा है आपने बोथ साइड पर पुट कर दिया और यहाँ पर जो है आपने डायरेक्ट इसकी जगह जो है डायरेक्ट आपने A पुट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास A आ जाएगा और ये आपके पास इसी तरह जो है वो कैंसिल होकर आपके पास जो है BC बचेगा। नाउ अब BC जो है वो मेरे पास किसके बराबर था, आपको याद होगा BC जो है वो मेरे पास BD में से, अगर मैं इस BD में से CD को निकाल दूं, ठीक है, इस पूरी लाइन में से, इस तरह से आपके पास जो है, दोबारा से बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में तफसील से बता दिया हुआ है और मुझे शक है कि आप लोग जो है वो स्किप करके पार्ट आ गए। मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये जो BC है, ठीक है, अब सॉरी BD जो है, इस पूरे BD में से इस CD को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ ये पार्ट बच जाएगा, ये वाला पार्ट। तो मैं लिख सकता हूं कि BC इज इक्वल्स टू BD माइनस CD, जो कि मैं फर्स्ट इक्वेशन में 4, 5, 6 दफ़ा बता चुका हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर BC की जगह, मैंने यहाँ पर इस BC की जगह मैंने BD माइनस CD मैंने पुट कर दिया। मतलब ये कि BC की जगह मैंने BD माइनस CD पुट कर दिया और उसी तरह मेरे पास जो BC डिवाइड बाय OD है मेरे पास एक्सेलरेशन आता है। BC बराबर है चेंज इन वेलोसिटी के, OD डिवाइड बराबर है टाइम के। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर है। इस तरह भी याद रख सकते हो, BC जो है वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है ना और OD जो है वो टाइम के बराबर है, तो ये एक्सेलरेशन आता है। इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में बच्चों को सिर्फ इस पॉइंट में मसला आता है, ये जो मल्टीप्लाई करने की बात की कहानी है ना, यहाँ पर बच्चों का मसला आता है कि आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये BC की जगह तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ आपने लिंक कर दिया, चलो ये तो बात समझ में आती है कि आपने सिर्फ वहाँ से उठा के देखा। लेकिन BC डिवाइड बाय OD, तो BC जो है ये चेंज इन वेलोसिटी है और OD मेरे पास क्या है, टाइम है। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम मेरे पास क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो वहां से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो आपके पास ये आएगा 2AS इज इक्वल्स टू OA प्लस BD और ये BC जो है ये BC माइनस BD माइनस CD आता है। एंड देन आपने क्या करना है, आपके पास जो है ये इस तरह आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, x प्लस वाई और x माइनस वाई या फिर A प्लस B, ठीक है, और A माइनस B। खुद से फार्मूला बना रहा हूँ, मतलब कि टर्मिनोलॉजी जो वेरिएबल्स लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है, A प्लस B इंटू A माइनस B, तो आपके पास जो है ये फार्मूला इस तरह से बन जाएगा। तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आता है। तो आपके पास लेट से ये जो BD है ये आपके पास क्या है, A है, और ये जो आपके पास ये B है ये आपके पास क्या है, O है, और आपके पास जो ये CD है ये आपके पास BD जो है ये A है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करो, यहाँ पर आपने बस सिर्फ इसको जो है इसकी BD की जगह जो है आपने वैल्यू पुट करनी है। ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है BD की जगह जो है आपके पास आ रही है फाइनल वेलोसिटी, और VI की जगह जो आपके पास OA की जगह जो आपके पास वैल्यू आ रही है VI। ये फार्मूला आपने पुट करना है, लेकिन ये आपने अगले स्टेप में पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। मैंने पहले लिख दिया था तो उसके लिए सॉरी, A प्लस B A माइनस B। मतलब ये कि देखो VF A की जगह, B जो है VI की जगह, A जो है VF की जगह, B जो है VI की जगह। आप यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो वैल्यूज पुट करो, ठीक है, इसको आपने नहीं लिखना।
तो ये आपके पास जो है, अब बी डी की जगह देखो, पहले बी डी जो है ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, वी एफ के बराबर है। ओ ए जो है वो किसके बराबर है, वी आई की बराबर है। बी डी किसके बराबर है, वी एफ के बराबर है। सी डी किसके बराबर है, वी आई के बराबर है। देखो ये सी डी, आपने जो आपके पास जो ये वैल्यूज आ रही है ना, आपने इनकी वैल्यूज को पुट करना है। और ये वी एफ जो है ये ए के बराबर, वी आई जो है बी के बराबर। वी एफ जो है ये ए के बराबर और वी आई जो है बी के बराबर। सॉरी उसके लिए कि मैंने ये ऊपर वाले स्टेप में लिख दिया था, लिखने में कोई हर्ज नहीं, मतलब कि वहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन चलें आप लोगों का लेवल थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा आप लोग अभी लो स्टूडेंट्स हैं तो लो लेवल की, तो यहाँ पर आप नीचे आकर जो वी एफ ए के बराबर ले लें, जो वी आई है वो बी के बराबर, वी एफ ए के बराबर, वी आई बी के बराबर आप, और फार्मूला जो है आपके पास ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास जो है ये वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई जो है वी आई स्क्वायर आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ रहा है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। सिंपल आपने ये किया इसमें कि आपने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ले लिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट होता है, एंड देन उसमें आपने वैल्यूज पुट की। उसके बाद आपने बी सी डिवाइड बाय आपके पास ओ डी था, आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपके पास जो है ये बी सी डिवाइड बाय ओ डी, बी सी चेंज इन स्पीड या गेन इन स्पीड आपको कहते हैं, तो वो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है। ओ डी आपके पास टाइम के बराबर है। मैं आपको पैसिव लर्निंग करा रहा हूँ इसलिए इसके सामने आया हूँ। तो आपने क्या करना है कि बी सी डिवाइड बाई ओ डी करना है बोथ साइड्स पर। तो बी सी डिवाइड बाई ओ डी जो है आपको राइट हैंड साइड पर आपके पास ओ डी कैंसिल हो जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। एंड देन फिर आपने क्या करना है कि आपने जो आपका बी सी आ रहा है आपने बी डी माइनस सी डी करना है, जो कि पुरानी कहानी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के तहत। और उसके बाद आपने इन तमाम की जो वैल्यूज़ हैं वी एफ वी आई आपने वैल्यूज पुट करके उसके बाद जो है ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि जो मल्टीप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स में फार्मूला लगाते हैं, तो आपने वो फार्मूला लगाना है। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह से फार्मूला आ जाएगा। तो ये आपके पास वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, जो कि आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है, और अगर आपके कोई मसले मसाइल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद उसकी होती है कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपका पॉइंट जो है कोई मिस आपसे नहीं हुआ होता। तो चलें, अगर कि आपको कोई मसले मसाइल हो तो आप मुझसे पूछ लें कमेंट्स में, और इंशाल्लाह मैं उसको आंसर देने में खुशी महसूस करूँगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।